आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्कैनर एजुकेशन पे। आज हम एक और नया एडिटोरियल लेके आए हैं डिस्कशन के लिए, जिसको हम आरसी पैसेज की तरह सॉल्व करेंगे। ये पैसेज है, उसके बाद आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे जो अलग अलग वैरायटी के होंगे, जो आपको सॉल्व करने होंगे। इसको एक्सप्लेन करते वक्त काफ़ी सारे डिफिकल्ट वर्ड्स भी बीच में आएंगे, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको रेफर कर सकते हो। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके पहले चाहो तो आप खुद से एक बार सॉल्व करके देख लो, उसके बाद ये वीडियो देख लो, या फिर आप साथ ही साथ मेरे चल के समझ सकते हो। जब मैं पैसेज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें मेरा थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश करना कि किस तरह से मैं केवल सेंटेंसेस की जिस्ट को पकड़ के आगे चलता हूँ और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि हमें क्या क्या चीज इसमें समझते हुए आगे बढ़ते चलना है। चलो डिस्कस करते हैं। रेट हाइक्स आर अ ब्लंट टूल, मूविंग टू ब्रॉडन द टैक्स बेस इज द की। जो रेट में बढ़ावट करी जा रही है, ये एक इनफेक्टिव जरिया निकल के आ रहा है किसी चीज का। मूविंग टू ब्रॉडन द टैक्स बेस, हमें टैक्स के बेस को और बड़ा करना पड़ेगा, वही असली तरीका है इंप्रूवमेंट लाने का। डिटेल में भी समझ में आएगा। देब रॉय, who is also the chairman of the Economic Advisory Council to the Prime Minister, has made a fresh pitch for accelerating the ongoing movement to an exemptionless system. देब रॉय, जो कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, वो कहते हैं कि जो ऑनगोइंग मूवमेंट है, जो ऑनगोइंग ट्रेंड चल रहा है एक एग्जेम्पशन लेस सिस्टम को, उसमें और इंप्रूवमेंट लाया जाए और उसी को बढ़ोतरी दी जाए। चलो अब पूरा पैसेज को पढ़ते हैं। Noted economist Vivek Debroy only stated the obvious when he said recently that the country's tax GDP ratio must go up for the government to take public expenditure to the desired level. तो जो नोटेड इकोनॉमिस्ट यानी जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं विवेक देबरॉय जी, इन्होंने जो स्पष्ट रूप से बात ऑब्वियस है उसको और फिर दोहरा दी है, उन्होंने ये कहते हुए कि कंट्री का जो टैक्स और जीडीपी का रेशियो है, यानी टैक्स अपॉन जीडीपी का जो रेशियो है, ये बढ़ना चाहिए, यानी कि टैक्स और इंप्रूव होना चाहिए, क्योंकि जीडीपी कम होना अच्छी बात तो नहीं है, यानी टैक्स रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, सो दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर को हम एक डिजायर्ड लेवल पे लेके आ पाए। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब जो सरकार नॉर्मल खर्चा करती है देश के अंदर, उसको पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। द कंबाइंड टैक्स कलेक्शंस ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स are still languishing at 15% of the GDP, while the requirement for government spending on public infrastructure, education, healthcare and defense is 23%, he noted। कह रहे हैं कि जो टोटल टैक्स कलेक्शन है किसका किसका, सेंटर का और स्टेट का, वो अभी भी बहुत कम है, केवल 15% पे है टोटल किसके, जीडीपी के, यानी टैक्स अपॉन जीडीपी कितना हुआ, 15/100। ये ऐसे ही मैं मोटा मोटा एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा हूँ। हालांकि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी है, 23%, ठीक है, यानी 23/100 स्पेंडिंग, यानी 8 कहीं से लोन लिया जा रहा होगा। एनीवे, गिवन द कंट्रीज फिस्कल कॉन्स्ट्रेंट्स, द नीड फॉर अ क्वांटम लीप इन टैक्स रिसीट्स इज अनएक्सेप्शनेबल, especially since these are not only the largest but also the most sustainable source of revenue for the sovereign। कह रहा है कि कंट्री में जो फिजिकल कॉन्स्टेंट आ रहे हैं, मॉनेटरी पैसे को लेते हुए जो लिमिटेशन आ रही हैं, उसमें एक क्वांटम लीप यानी कि बहुत बड़ी छलांग की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है, ये देश के लिए, सोवरेन के लिए, इंडिया के लिए सबसे सस्टेनेबल सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, यानी कि ये कंटिन्यूअसली आता रहता है, इसमें कमी नहीं होनी है, आगे जाके बढ़ोतरी ही होनी है। ठीक है। अब दो इट इज अ लॉन्ग टर्म चैलेंज फॉर अ लोअर मिडिल इनकम कंट्री लाइक इंडिया टू हैव टैक्स एवेन्यूज एज अ शेयर ऑफ नेशनल इनकम कंपेरेबल टू दैट ऑफ रिचर इकोनॉमीज। कह रहा है कि हालांकि जो लॉन्ग टर्म चैलेंज है किसी भी लोअर मिडिल इनकम कंट्री के लिए, जैसे कि इंडिया है, कि जो नेशनल इनकम है उसका एक मेजर हिस्सा एज अ शेयर नेशनल वो टैक्स से आए, एज कंपेयर टू रिचर इकोनॉमीज, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, तो रिच इकोनॉमीज हो गई। ठीक है, तो ये ऐसा पॉसिबल बहुत नहीं है। साथ ही साथ एट द लीस्ट द रेशियो कुड बी रेज्ड टू द लेवल्स इन अदर इमर्जिंग मार्केट्स इकोनॉमीज विदाउट फर्दर डिले। कह रहा है कि यही जो रेशियो है इसको हम और बढ़ा सकते हैं। कौन सा रेशियो? टैक्स अपॉन जीडीपी वाला रेशियो, बिना डिले करे। अगर बहुत डिले करोगे तो कुछ नुकसान जरूर होना होगा, इसीलिए इकोनॉमिस्ट एम्फसाइज कर रहा है। द क्वेश्चन इज हाउ टू डू दिस। देब रॉय, हु इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, हैज मेड अ फ्रेश पिच फॉर एक्सेलरेटिंग द ऑनगोइंग मूवमेंट टू एन एग्जेम्पशन लेस सिस्टम। तो देब रॉय जी ने कहा कि एक ऐसा सिस्टम लेके आइए जहां पे टैक्सेशन में एग्जेम्पशन ना मिले, मतलब किसी को भी एग्जेम्पशन ना मिले, सबसे कुछ टैक्स जरूर लिया जाए। ठीक है।
ही वॉन्ट्स द वेटेड एवरेज जीएसटी रेट टू बी रेज टू द रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। अब कह रहे हैं कि वेटेड एवरेज जीएसटी रेट को बढ़ना चाहिए रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के हिसाब से। अब क्या आपको वेटेड एवरेज जीएसटी रेट जानने की जरूरत है? क्या आपको रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जानने की जरूरत है? ओवरऑल जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ मे भी जानने की जरूरत हो सकती है, बट क्या आपको इस पैसेज के लिए जानना जरूरी है? नहीं। आप आरसी वाला वीडियो देखना जो मैंने बनाया है स्ट्रैटेजी वाला, मैंने उसे बताया कि जनरल वोकैबुलरी और स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी दोनों अलग है। जनरल वोकैबुलरी जानो, ये स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी होगी जो इकोनॉमी की टर्म की है, इसका जानना जरूरी नहीं है। यहाँ पे एबीसीडी भी लिख के हम आंसर जरूर निकाल सकते हैं, ठीक है। विच मीन्स अ हाइक ऑफ 5 to 6 परसेंटेज पॉइंट्स फ्रॉम अ लिटिल ओवर 11% नाउ। यानी कि अगर एग्जामिशन सिस्टम में जाना है तो उसके लिए क्या कह रहा है, वो चाहते हैं कि जीएसटी रेट जो है इंक्रीज होकर रेवेन्यू न्यूट्रल रेट पे पहुंच जाए, जिसका मतलब है कि 5-6% से बढ़ा दिया जाए करंट एग्जिस्टिंग 11% से। 5-6 परसेंटेज पॉइंट्स है, ये परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज पॉइंट्स, यानी 11% चल रहा है तो इसको 16-17 बना दिया जाए। ये परसेंटेज पॉइंट्स वाला फंडा होता है। अ सिंपलर जीएसटी विद अ ब्रॉडर बेस, यानी फ्यू एग्जेम्पशंस and fewer slabs if not single rate is needed, he says, while observing that the government is actually losing revenue due to the GST in the current form। ये भी कह रहे हैं ऑथर कि एक हमें और सिंपलर जीएसटी का, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, हमें और सिंपलर जीएसटी चाहिए, हमें अलग अलग टैक्स रेट या अलग अलग स्लैब नहीं चाहिए। इनफैक्ट हमें एक ऐसा कॉमन रेट चाहिए जो ज्यादा चीजों पे अप्लाई हो सके और एग्जाम्पशन उस पर ना दिया जाए। क्यों? क्योंकि इस तरह से जो अभी करंट तरीका है काम करने का, उसमें सरकार को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, इनकम का लॉस हो रहा है। सरकार का इनकम का तरीका कैसे होता है? सबसे पहला तो टैक्स से ही होता है। इन शॉर्ट, ही नॉट ओनली वांट्स द टैक्स बेस टू वाइडन बट इज इन फेवर ऑफ द टैक्स टू बी लेवीड एट हायर रेट्स ऑन ब्रॉडर ग्रुप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी ये कह रहे हैं ना ही सिर्फ आप टैक्स बेस को बढ़ाइए, यानी मान लीजिए आप 100 लोगों से टैक्स लेते हैं 10-10 रुपए का, तो 1000 रुपए का हुआ, तो अब टैक्स रेट को मत बढ़ाइए, आप 11% मत कर दीजिए। अगर आपको एक्स्ट्रा कमाना है, आप 100 लोग की जगह 110 लोग से लीजिए, तब भी वही इफेक्ट आएगा। तो ये कह रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जो टैक्स है वो और हायर रेट पे भी लिया जा सकता है, ठीक है। जीएसटी वॉज सपोज टू लीड टू अ बिग रिडक्शन इन टैक्स ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रोडक्शन इनपुट्स एंड क्रिएट इंक्रीमेंटल और इकोनॉमिक वैल्यू। जीएसटी की ये जिम्मेदारी थी, इट वॉज रिक्वायर्ड कि वो लीड करे कि रिडक्शन हो किसमें, टैक्स किस चीज पे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे। क्या जानना जरूरत है क्या होता है? नहीं, पैसेज के हिसाब से नहीं। साथ ही साथ प्रोडक्शन इनपुट पे क्या जानना जरूरी है? नहीं, स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी। एंड क्रिएट इंक्रीमेंटल इकोनॉमिक वैल्यू, यानी जो जीएसटी का इकोनॉमिक वैल्यू है, जो इकोनॉमी में योगदान दे रहा है, वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होता रहे, इंक्रीमेंटल होता रहे, बस ये यहां कह रहा है। हाउएवर, विद द एक्सक्लूजन ऑफ auto fuels, real estate, alcohol and electricity from its ambit, it hasn't been very effective in expunging cascade tax। हालांकि क्योंकि ऑटो फ्यूल, रियल एस्टेट, अल्कोहल और इलेक्ट्रिसिटी को एक्सक्लूड कर दिया गया कि इस पे जीएसटी हम नहीं लगाएंगे, तो ये जो कास्केड टैक्स का कॉन्सेप्ट है वो हम नहीं हटा पाए। अब कास्केड टैक्स है क्या? वैसे तो इकोनॉमी का चीज है, इसके लिए हमको यहाँ समझना जरूरी नहीं है, ये भी स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी हो गई, बट थोड़ा सा जान लो। पहले क्या होता था, पहले क्या होता क्या है, इन जनरल समझ लो, जब टैक्स पे भी टैक्स लग जाए, मान लो कोई सामान 100 रुपए का था, उस पर 10 रुपए टैक्स था, अब ये 110 रुपए का हो गया। अब 110 को दोबारा बेचा आपने 121 में 10% टैक्स लगा के, तो टैक्स पे टैक्स लग रहा है ना, यानी 100 रुपए का सामान 121 में बिक रहा है, यानी 21 रुपए का टैक्स ही लग गया पूरा पूरा। तो ये कास्केडिंग इफेक्ट होता है, ओवरफ्लो कर जा रहा है। बट द वे टू गेटिंग मोर रेवेन्यू इज नॉट टू जैक अप द टैक्स रेट एंड लोड द टैक्सेस ऑन टू अ नैरो बेस बट टू ब्रॉडन द बेस। यानी कि ऑथर कह रहे हैं, या ऑथर इन द सेंस विवेक देबरॉय कह रहे हैं कि सही तरीका, जो सही तरीका है रेवेन्यू बढ़ाने का, ये नहीं है कि आप टैक्स रेट को एकदम से बढ़ा दो, जैकअप कर दो और टैक्स का लोड दे दो एक नैरो बेस पे, यानी कि कम लोगों पे ज्यादा टैक्स का लोड दे दो। पर एक काम ये हो सकता है कि हम बेस बढ़ा दें तो हमें टैक्स का रेट इंक्रीज ना करना पड़े। कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड GST/VAT सिस्टम इन द लास्ट 2 decades have kept the rates low and still managed to achieve substantial addition
टू द ट्रेंड रेवेन्यू ग्रोथ। अब ऑथर कह रहा है कि वो कंट्रियां जिन्होंने अडॉप्ट किया है जीएसटी या फिर वैट सिस्टम को पिछले 20 सालों में, इन्होंने रेट को कम रखा है, पर फिर भी एक अच्छा खासा एडिशन हुआ है सरकार की रेवेन्यू में, अगर हम उससे कंपेयर करते हैं अपने सिस्टम को। दो इट इज बियॉन्ड डाउट दैट इंडियाज जीएसटी नीड्स एन ओवरहॉल फॉर हायर रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, rate increases will need to be calibrated to prevent shocks to consumers at the lower end of the income spectrum। कहा जा रहा है कि हालांकि इंडिया का जीएसटी जो है उसको ओवरहॉल चाहिए, उसको एक रीबिल्डिंग का प्रोसेस चाहिए कि हम उसमें बदलाव लेके आए, पर अगर रेट इंक्रीज हम कर रहे हैं और उसको सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, उसको कैलिब्रेटेड वे में नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, कंज्यूमर को एक सडन फाइनेंशियल शॉक लग जाएगा, स्पेशली उन लोगों को जो लोअर इनकम रेंज में आते हैं। तो यहाँ पे ये बात हो रही है, कहा जा रहा है कि किस तरह से हमें जीएसटी को यूज करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए एक पॉजिटिव आउटकम लाने के लिए, जिससे कि सरकार का रेवेन्यू भी ग्रोथ हो जाए और टैक्स का बर्डन भी जनता पे ना लगे। ठीक है, चलो अब हम लोग टोन के बारे में बात कर लेते हैं। टोन का मैंने क्या बताया, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है और एक न्यूट्रल होता है। क्या हमें न्यूट्रल लगा? तो न्यूट्रल तो मैं नहीं कहूंगा कि यहाँ लगा कि यहाँ पे बस फैक्ट्स बता के चला गया या कोई ओपिनियन नहीं दिया, ओपिनियन तो दिया है, तो न्यूट्रल कट गया। क्या नेगेटिव था? क्या नेगेटिव था? थोड़ा सा नेगेटिव था। पॉजिटिव तो नहीं कहेंगे, ये तो नहीं कहेंगे कि पॉजिटिव था। क्यों? क्योंकि जो भी बात ऑथर कह रहा है कि जो करंट सिस्टम है कुछ कमियां हैं उसमें इंप्रूवमेंट चाहिए, तो वो तारीफ तो नहीं कर रहा है उसकी, उसका पॉजिटिव आउटलुक तो नहीं बता रहा है, वो बता रहा है कि किस तरह से अभी कमियां हैं और इसको आगे जाके इंप्रूव करना चाहिए। तो यानी कि टोन नेगेटिव था। अब जब नेगेटिव हो गया तो इसमें देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन नेगेटिव है हमारे पास। पहला, कॉशियस एंड क्रिटिकल। कॉशियस है यानी कि थोड़ा सतर्कता रखनी चाहिए हम लोगों को, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत निंदा भी कर रहा है करंट का, और हाईलाइट कर रहा है चैलेंजेस ऑफ टैक्स रिफॉर्म की, जो करंट टैक्स रिफॉर्म है उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो हाँ, ये जरूर बात कर रहा है, इसको हम एक टिक मार के होल्ड पे रखते हैं। ऑप्टिमिस्टिक एंड एंथुजियास्टिक, प्रेजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ करंट टैक्स पॉलिसीज, ऐसा नहीं है कि एकदम पॉजिटिव एकदम एंथुजियास्टिक, ऐसा भी नहीं है। सरकास्टिक एंड सैटारिकल, नेगेटिव तो है तो इसको होल्ड पे रख लेते हैं, पहले डी पढ़ लेते हैं। न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव, न्यूट्रल तो बिल्कुल नहीं है, इसको काट देते हैं, इस पे आते हैं। सरकास्टिक है, क्या मजाक उड़ा रहा है। सैटारिकल है, क्या वो निंदा करने के लिए मजाक उड़ा रहा है। रिडिक्यूलिंग द टैक्स जीडीपी रेशियो, और इसकी बात तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा है, तो ये वाला गलत हो जाता है और हमारा सही ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। सेंट्रल थीम क्या है, मेन किस चीज के बारे में बात हो रही है हमारे पैसेज में। सबसे सिंपल तरीका, आराम से सेंटेंसेस को पढ़ो, ऑप्शंस को पढ़ो, अगर उसके बारे में बात हो रही है प्रॉपर स्पष्ट रूप में, तो वो आंसर आप होल्ड पे रख लेना। द बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग अ लोअर टैक्स जीडीपी रेशियो टू एनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है कि लोअर टैक्स रेशियो आप मेंटेन करिए। क्यों? क्योंकि ये तो बढ़ाने की बात करा जा रहा है इसको, तो ये कट जाता है। नीड फॉर इमीडिएट टैक्स रेट हाइक्स टू एड्रेस फिस्कल कॉन्स्ट्रेंट्स, ना, ये कह रहा है कि टैक्स रेट हाइक इमीडिएट नहीं रखना है, नहीं तो फिर फाइनेंशियल शॉक पड़ जाएगा लोअर इनकम के लोगों को। तीसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ सिंप्लीफाइंग द टैक्स सिस्टम फॉर इंक्रीज्ड रेवेन्यू कलेक्शन, हाँ ये कह रहा है कि अगर सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो जो टैक्स सिस्टम है वो इंक्रीज कर देगा रेवेन्यू को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो हाँ ये होल्ड पे करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एग्जेम्प्टिंग सर्टेन सेक्टर, ये तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा, ये कह रहा है एग्जामेशन दो ही मत, एग्जामेशन लेस सिस्टम पे जाओ। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेजिंग द जीएसटी रेट टू द रेवेन्यू न्यूट्रल रेट विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। मैंने कहा क्या था कि जनरल वोकैबुलरी और स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी, अगर स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी की जगह कोई और वर्ड भी लिख देते हो तो आंसर जरूर निकाल ले जाओगे, क्योंकि उसका मतलब जानने की जरूरत नहीं है, बट पैसेज से निकाल के आपको आंसर देना ना। अब देखो कैसे करते हैं, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम जीएसटी रेट को रेवेन्यू न्यूट्रल रेट पे ले आते हैं बिना प्रॉपर प्लानिंग के, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला, गवर्नमेंट विल जनरेट सिग्निफिकेंट सरप्लस रेवेन्यू, गवर्नमेंट जनरेट करेगी बहुत सारा रेवेन्यू सडनली। क्या ऐसा लिखा है पैसेज में? ऐसा नहीं लिखा है कहीं भी स्पष्ट रूप में। कंज्यूमर्स विल एक्सपीरियंस इमीडिएट शॉक्स टू देयर फिनेंसेस, हाँ कंज्यूमर बिल्कुल ही फेस करेंगे इमीडिएट शॉक अगर प्रॉपर प्लानिंग का वर्ड क्या था, कैलिब्रेट, वहां से रेफर कर सकते हो। टैक्स जीडीपी रेशियो विल डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज कंजम्पशन, कुछ भी बात नहीं हुई इसके बारे में, ठीक है।
द गवर्नमेंट विल लूज रेवेन्यू ड्यू टू लोअर टैक्सेस, इसके बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ तो टैक्स रेज इंक्रीज करने की बात हो रही है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास आया है। और देखो हमें इससे और इसका डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, हम सेंटेंस को पैसेज में ढूंढ के उसके अगल बगल क्या लिखा था उससे हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, why does the passage suggest that broadening the tax base is preferable to increasing taxes? कह रहा है कि ऐसा पैसेज सजेस्ट क्यों कर रहा है कि हम टैक्स के बेस को अगर और बढ़ा दें तो वो ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू हम टैक्स रेट को ही बढ़ा दें। तो देखो, लोअर इनकम कंज्यूमर विल बेनिफिट फ्रॉम टैक्स रेट हाइक, जस्ट उल्टा हुआ है पैसेज में कि लोअर इनकम कंज्यूमर को नुकसान होगा अगर हम टैक्स रेट बढ़ा दें, तो गलत है। अदर कंट्रीज हैव सक्सेसफुली अडॉप्टेड हायर टैक्स रेट, अगर बाकियों ने टैक्स रेट अडॉप्ट किया है तो क्या हम अडॉप्ट कर लें? हाँ या ना? हम नहीं करेंगे, क्योंकि इस बारे में पैसेज बात ही नहीं हुई है। पैसेज आपका भगवान है, जब उस बारे में बात हो तभी कुछ होगा। ब्रॉडर टैक्स बेसिस लीड टू ग्रेटर रेवेन्यू विदाउट शॉक्स टू कंज्यूमर, जो ज्यादा टैक्स बेस होगा, नीचे बेस ज्यादा होगा तो रेवेन्यू ज्यादा होगा, बिना इंक्रीज करे टैक्स रेट को, और इंक्रीज नहीं करोगे तो कंज्यूमर को शॉक नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा। गवर्नमेंट कैन अफोर्ड टू इंक्रीज रेट विदाउट नेगेटिव इफेक्ट, ऐसा पैसेज में कहीं नहीं लिखा है, और ये हम ये इन्फर भी नहीं कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है इंक्रीज कर सकती है टैक्स रेट बिना भी उसके किसी भी नेगेटिव आउटकम के। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज व्हाट डज लैंग्विशिंग मीन? लैंग्विश करने का मतलब क्या होता है? लैंग्विश करने का मतलब होता है बेसिकली ढीलापन, लैंग्विश मतलब ढीलापन। इससे रिलेटेड आंसर ढूंढ लेते हैं। ए, थ्राइविंग एंड फ्लरिशिंग, बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पर कर रहे हो, ऐसा नहीं है, तो एंटोनिम हो गया। वेस्टिंग अवे और डिक्लाइनिंग इन अ नेग्लेक्टेड स्टेट, जी हाँ ये हो सकता है। यूनाइटेड एंड गैदरिंग, ऐसा नहीं है, कुछ बात ही नहीं हो रही है। एक्सपैंडिंग रैपिडली, एकदम से बढ़ रहा है, ऐसा भी नहीं है, तो ये आंसर हमारा सही हो जाता है। What is the opposite of the word calibrated in the context of the passage? कैलिब्रेट करना मतलब क्या हुआ था? एडजस्ट करना हुआ था ना। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। एडजस्टेड एंड फाइन ट्यून, ये तो सिनोनिम हो गया, हटा दिया। डिसऑर्गेनाइज्ड एंड निग्लेक्टेड, हाँ ये हो सकता है कि अब वहां एडजस्ट किया था, सब चीज बढ़िया फाइन ट्यून किया था, यहाँ उसका उल्टा है, डिसऑर्गेनाइज कर दिया। सिंप्लीफाइड एंड स्ट्रीमलाइंड, नहीं ये बात नहीं, ये एकदम ही अलग तरह से बात बता रहा है। और ओवर एस्टिमेटेड और एग्जैजरेटेड भी ये नहीं होगा। बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट डज द फ्रेज क्वांटम लीप मीन? लीप माने छलांग होता है, और क्वांटम माने बहुत ज्यादा क्वांटिटी। ठीक है, अ स्मॉल एंड ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट, ये तो हो गया हमारा एंटोनिम। सिग्निफिकेंट एंड अब्रप्ट एडवांसमेंट, बिल्कुल सही, बहुत सारा और एकदम से। अनएक्सपेक्टेड सेटबैक, सेटबैक के बारे में बात नहीं हुई है। मिनिमल चेंज इन सर्कमस्टांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट, based on the passage why does the economist advocate for accelerating the movement to an exemption-less system? जो इकोनॉमिस्ट है विवेक देबरॉय, वो क्यों ऐसा बढ़ा के अपना प्रमोट कर रहे हैं उस बात को कि एग्जेम्पशन लेस सिस्टम पे जाइए। डिस्करेज टैक्स पेयर्स फ्रॉम सीकिंग एग्जेम्पशन, वो टैक्स पेयर को डिस्करेज करेगा कि वो एग्जेम्पशन ले, ऐसा कोई बात नहीं कह रहा है। सिंप्लीफाई द टैक्स सिस्टम फॉर इंक्रीज रेवेन्यू, हाँ ये बात बोली जरूर है कि टैक्स सिस्टम सिंप्लीफाई कर देंगे अगर तो रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है। क्रिएट अ सडन इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, ये तो टैक्स रेट बढ़ाने की बात से हुई थी। और टू अपीज इंटरनेशनल इकोनॉमिक एडवाइजर्स की तो कोई बात हुई ही नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑथर्स पर्पस इन मेंशनिंग द रिक्वायरमेंट फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड डिफेंस, ऑन एबीसीडी मान लो। ऑथर का क्या पर्पस है ये बात मेंशन करने का कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रहा है एबीसीडी पे, उसको मतलब क्या, क्यों बताया था इसने ये बात? एम्फसाइज गवर्नमेंट नीड फॉर इंक्रीज टैक्सेशन, कि गवर्नमेंट को टैक्सेशन बढ़ाना चाहिए इसलिए बोला था? नहीं। सजेस्ट दैट दीज सेक्टर शुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस, ये तो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है शायद, नहीं एग्जेम्प्ट तो नहीं है, बट इसकी एग्जेम्पशन के बारे में कोई बात नहीं कही थी। हाईलाइट द एरियाज वेयर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज अननेसेसरी, इसके बारे में कुछ नहीं बोला कि यहाँ पैसा मत खर्च करो, यहाँ पैसा खर्च करो। टू इलस्ट्रेट द इम्बैलेंस बिटवीन करेंट टैक्स कलेक्शंस एंड स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट्स, हाँ ये जरूर बोला था कि हम जो अभी करंट टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वो टोटल 15% जीडीपी का, बट अगर इसका केवल देखा जाए तो ये 23% है जीडीपी का, तो यानी कि एक इम्बैलेंस है, हम कलेक्ट कम कर रहे हैं, खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, तो हमें अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए। तो ये इम्बैलेंस के बारे में बताने के लिए यहाँ पे ये लाइन यूज करी गई थी। नेक्स्ट,
विच टाइटल बेस्ट इनकैप्सुलेट्स द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। मेन आइडिया हमें निकलना है, हमें टाइटल ढूंढना है। अब इसमें सिंपल तरीका, हर एक ऑप्शन के पास जाओ, फिर से पूछो कि क्या तुम्हारे बारे में कुछ पैसेज में लिखा था। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टैक्स जीडीपी रेशियोज अ डेलिकेट बैलेंस। इस डेलिकेट बैलेंस के बारे में बात नहीं हो रही है और ना ही इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे टैक्स जीडीपी रेशियो के बारे में जरूर बात हुई है। ठीक है, अचीविंग फिस्कल बैलेंस थ्रू टारगेटेड टैक्स एग्जेम्पशन, कि टैक्स एग्जेम्पशन एक टारगेट कर लो इसके ऊपर तो उससे फिस्कल बैलेंस इंप्रूव हो जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ है। स्ट्रैटेजीज फॉर रेसिंग दी टैक्स जीडीपी रेशियो अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, देखो ये अच्छा निकल के आ रहा है। ऐसी स्ट्रैटेजी डिस्कस करी गई है जिससे जो टैक्स जीडीपी रेशियो है ये बढ़ाया जा सके, यानी कि टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज किया जा सके। इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है, तो हम इसको होल्ड पे रख लेते हैं। चैलेंजेस ऑफ टैक्स रेट्स हाइक, वो चैलेंज जो हमें टैक्स को बढ़ाने में आ रहे हैं इसके बारे में डिस्कशन। फोकस ऑन सस्टेनेबल रेवेन्यू, तो ऐसा देखो थोड़ा सा बात जरूर हुई है इस पे कि सस्टेनेबल रेवेन्यू के बारे में बात हुई है कि ये टैक्स होता है, लेकिन इस पे पूरा फोकस है कि हमें टैक्स रेट हाइक बढ़ाने पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। नहीं, ये पूरा ये बात नहीं कर रहा, पूरी बात ये वाला हमारा कर रहा है। ये थोड़ा सा केवल पार्ट में बात हुई थी, तो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट ऑप्शन लाना मेरी भी मजबूरी हो जाती है कि आप समझ पाओगे कैसे एग्जाम में टैकल करना है किसी क्वेश्चन को। तो ठीक है, आज के एडिटोरियल डिस्कशन में केवल इतना ही। पीडीएफ आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके मुझे बता देना कि अगर वीडियो पसंद आया है, कर लिया, समझ में आ गया है। और मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।